हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले दो वीडियो में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, ये पिछले दो वीडियो में अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी इंक्वायरी हो आप व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद कर पाएंगे। फिर क्लियर है बच्चों? अब बच्चों, इस वीडियो में मैं क्या कहने वाला हूं, थोड़ा सा मैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को और डिस्कस करने वाला हूं, या मैं कह दूं मैं नो बॉन्ड रेजोनेंस को और डिस्कस करने वाला हूं। अब सर इस वीडियो में क्या रह गया ऐसा, अब क्या डिस्कस करने वाले हो आप, जबकि लगभग लगभग तो पोर्शन हो गया था अपना। अब बच्चों आप खुद सोचो कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट था वो कार्बोकेटाइन में काम कर रहा था, कार्बन फ्री रेडिकल में काम कर रहा था और एल्कीन में काम कर रहा था। लेकिन दिक्कत यह थी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट कार्ब एनाइन पर काम नहीं कर रहा था। क्लियर है? मतलब कार्ब एनाइन पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट वर्क नहीं करता है। ये लीजिए। अब बेचारे ने इसने क्या बिगाड़ दिया होगा ऐसा कि सर आप सब में करवा रहे हो अप्लाई, लेकिन यहां क्यों नहीं करवा पा रहे आप? तुम इस बात को समझना है, इस बात को डिटेल वाइज अपन को समझना है सारा का सारा। तो सुनो, कार्ब एनाइन में नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों नहीं होता है, इस चीज को अपन समझते हैं। तो आओ बच्चों इसको सीखते हैं। सबसे पहली बात, CH3 CH2 और चार्ज कैसा माइनस। चलेगा यहां तक? अब ये तो अपने पास आ गया कार्ब एनाइन। अब कार्ब एनाइन में अपन कह रहे हैं कि नो बॉन्ड रेजोनेंस शो नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले कार्ब एनाइन बनता कैसे होगा उसको सीख लेते हैं थोड़ा सा पहले, तो ज्यादा बेस्ट हो पाएगा। तो ध्यान से समझो बच्चों, नेक्स्ट पेज में काम करता हूं, पीछे ले आएंगे। फिर से मैं कहूंगा आपके पास CH4 था और CH4 को अगर मैं चाहूं बच्चों तो लिख सकता हूं CH3 और यहां हाइड्रोजन। क्लियर यहां तक की बात? अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। मान लीजिए इस बार H चला गया H+ की फॉर्म में, ये लो। अब जैसे H+ की फॉर्म में गया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो यहां फॉर्मेशन हुआ CH3- का। अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि यहां अगर कोई आपसे पूछे कि यहां कार्बन के लिए 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। यहां 3 सिग्मा और एक नेगेटिव चार्ज है तो n बराबर 4 होने से यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है प्यारे बच्चों? sp3। क्लियर यहां तक की बात? अब मैं इसको VBT के अनुसार समझा देता हूं। अब मैं कह रहा हूं कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 और 2p2। अकॉर्डिंग टू VBT चल लो आप, वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करेंगे तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट की बात कर ली, ग्राउंड स्टेट का ये तो 2s रहा और ये आपके पास वैलेंस सेल का 2p रहा। 2s में बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 2p में भी 2 हैं। अब ग्राउंड से कहां जाएगा? सारी बात आपको पता है, समझ आती है सारी की सारी। तो कार्बन कहां जाएगा बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो मैं ये कह दूं क्या, एक यहां से यहां आ जाएगा। इतनी बात आप कह सकते हो। जब आपको पहले से पता है कि CH4 में संकर्ण कौन सा है,
sp3, तो एक s का और 3 p के, sp3 संकरण हो गया। ये लीजिए। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि कार्बन है और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास बने 4, 1 2 3 4। चलेगा यहां तक? अब यहां कहूं तो सभी में अभी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सभी व्हाइट वाले कार्बन के हैं। अब इनके पास हाइड्रोजन चल के आ रहे हैं, दौड़े दौड़े आ रहे हैं बेचारे, थके हारे आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन देंगे सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिड में अनपेयर्ड रहेंगे तो सिग्मा। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके सिग्मा, एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके सिग्मा, और एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके सिग्मा। क्लियर यहां तक की बात? अब बात को समझना है। इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने इनमें से एक हाइड्रोजन को धक्के देके बाहर निकाल दिया। और एक बात आप बताओ, आपने मूवी वगैरह देखी होंगी, और जनरली पुरानी मूवियों में ऐसा होता था, आजकल तो पता नहीं किस बेस पे बनती है। जनरली पुरानी मूवियों में ऐसा होता था, जब भी पिता बेटे को घर से बेदखल करता था तो प्रॉपर्टी का 1 रुपया नहीं देता था, बेटा खुद मेहनत मजदूरी करता था बाहर। तो पुराने समय की बात है। आजकल तो जो बेटे हैं वो पिता को ही बाहर निकाल दे। अब की कहानी तो बहुत चेंज होगी। तो मान लीजिए पुराने समय की बात है और कार्बन ने अपने बेटे हाइड्रोजन को बेदखल कर दिया, और जब बेदखल कर दिया ना तो इलेक्ट्रॉन रखेगा कि इसको देगा, इसकी ओर रख लेगा कि तेरे पास जो पैसे हैं वो संपत्ति मुझे दे दे, तू बिल्कुल यहां नियत्था जा, अपना कमा, अपना काम कर और खा पी, फिर काम कर अपना। क्लियर है? तो इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहां रख लेगा, खुद का तो है ही। तो हुआ क्या, यहां से भार किया गया H को, ये लीजिए। अब जैसे H बाहर हुआ तो H किसकी फॉर्म में बाहर गया, प्लस की फॉर्म में। जैसे यहां कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से यहां जो चार्ज बनेगा वो बन जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव बना दिया मैंने। तो हुआ क्या वो सुनो, कार्बन था, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 4 थे। ये लीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। छोटी लोब बना देता हूं इनकी, बाकी छोटी लोब ना इस सेंटर एटम के पीछे छिप जाती है। इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये लीजिए। इनके पास आने वाले हाइड्रोजन थे, गोलाकार कक्षक लाया, बॉन्ड बनाने आया बेचारा, गोलाकार कक्षक लाया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, गोलाकार कक्षक आया, बॉन्ड बना लिया। ये लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बॉन्ड बना दी, CH4 का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन कार्बन ने एक H को बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया, और जैसे ही बाहर करेगा तो यहां इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में चार्ज कैसा आ गया रे, नेगेटिव। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, अगर आप समझ पाओ तो, कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3, एक S का 3 p के, और p के मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 ही तो होते हैं। क्लियर यहां तक की बात? क्या इस कार्बन के पास या इस कार्ब एनायन के पास, नेगेटिव आ गया ना, तो क्या कार्ब एनायन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, नहीं है। तो यहां मैं कहूं यहां कोई वैकेंट p ऑर्बिटल है क्या, अरे खुद सोचो ना, ये बात होता उसमें नेगेटिव आके फंस गया बेचारा। तो यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने, क्या कोई वैकेंट p ऑर्बिटल है क्या, नहीं है। अब जब वैकेंट नहीं है तो ओवरलैपिंग कहां से करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां रखेगा, जो सिग्मा बॉन्ड के आएंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन क्या थी, कि सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट p में ओवरलैपिंग होनी चाहिए, या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में होनी चाहिए। और पाई बॉन्ड के लिए भी मैंने आपको कंडीशन कही थी कि वहां भी वैकेंट होते हैं, क्योंकि एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वैकेंट तो वहां भी है। तो सीधी बात कहूं, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट शो करना है तो आपको क्या कहा है, वैकेंट p ऑर्बिटल चाहिए बच्चों। बिना वैकेंट p ऑर्बिटल कभी भी आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन में। अब पीछे चलो, इसका तो स्क्रीनशॉट लो आप और फिर पीछे चलो, समझाते हैं सारा।
अब सुनो, पीछे चलते हैं, और जैसे ही पीछे अपन पहुंचे तो यार देखो ना एक बार, ये रहा। क्या इसको मैं ऐसे लिखूं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है क्या, ये लो, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिड में है, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। अब इसके पास तो लाख अल्फा है, नेगेटिव से अटैच सर अल्फा, सर देखो अल्फा कार्बन आ गया 1, सर देखो ना अल्फा हाइड्रोजन आ गए 3, सर देखो ना जिससे अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन 3 हो गया, sp3 हो गया। सर ये सारी कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बता दो, जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहेंगे तो कभी आ पाएंगे क्या, पॉसिबल नहीं है। अरे ये कार्बन कहां रखेगा रे उनको, ये कार्बन कहां रखेगा, ऑर्बिटल तो भरा पड़ा है, जबकि पिछले वाले के पास ये वैकेंट नहीं है, ये कैसा ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ये है। पहले से भरा हुआ इन इलेक्ट्रॉनों को कहां रखेगा, कहां से नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या कि कार्ब एनायन में नो बॉन्ड रेजोनेंस रिप्रेजेंट क्यों नहीं होता, तो आपको एक बात का जवाब देना है, और वो बात क्या है उसको समझना है कि यहां जो वैकेंट पी होना चाहिए वो कैसा होता है, फुलफिल्ड, मतलब कार्ब एनायन के पास ओवरलैपिंग करने के लिए कोई वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो नहीं करता। अब अगर एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करें ना तो अप्लाई तो वो भी हो सकता है, और आप खुद पहचान सकते हो। देखो कार्बोकेटाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन रेडिकल में भी sp2, और C डबल बॉन्ड C मतलब एल्कीन में भी sp2। इन तीनों कंडीशन में क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, तभी तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस दर्शाते हैं। लेकिन CH2 माइनस या कार्ब एनायन या C माइनस कार्ब एनायन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कोई वैकेंट नहीं होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं दर्शाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो, पहला कॉन्सेप्ट कि कार्ब एनायन में कोई वैकेंट पी नहीं होता है, इस कारण हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दर्शाता है। दूसरा, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन दर्शाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2, क्लियर है बात, जबकि यहां कौन सा है, sp3, तो इस वजह से नहीं दर्शाता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए sp2 चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो ये रीजन था कि कार्ब एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब बच्चों लास्ट जो अपना रह गया ना, उस लास्ट को मैं समझाता हूं, क्या कहने वाला हूं ध्यान से समझना है। अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, उसमें परमानेंट पढ़ लिया है, इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। अब रह रहा है टेम्परेरी, तो मैं लिखता हूं यहां 2 नंबर और 2 नंबर लिखूंगा टेम्पोरेरी, ये लो टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है बात। अब परमानेंट सारे कर लिए अपन ने, टेम्पोरेरी की बात करूं तो टेम्पोरेरी में ना एक एग्जांपल था बच्चों आपके पास, और वो एग्जांपल था इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। कौन सा था बच्चों, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट था। और इसके लिए ना क्या कहा था मैंने, रिएजेंट की क्या होनी चाहिए, परजेंस होनी चाहिए, तभी जाके अप्लाई होगा। ये ज्यादा कुछ नहीं, बहुत कम पूछा जाता है, बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन अपना काम है समझाने का, सारे क्लियर करें अपन तो, क्योंकि हमें आपका साथ देना है, तो अपन तो साथ दें तो बिल्कुल हाथ पकड़ाए तो लास्ट तक लेके जाएं। तो टेम्पररी में पहला जो प्रभाव है या एक ही जो इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमेरिक,
और इलेक्ट्रोमेरिक में कहा है रिएजेंट की क्या होगी, प्रेजेंस होगी। बिना रिएजेंट ये काम नहीं करेगा, मतलब यहां इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे, मान लीजिए आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH2 है, अब यहां इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, क्या आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहां बिहेव किसकी तरह करेगा, रिएजेंट की तरह। और यहां इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। अटैक कहां करना चाहता है, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो मुझे इतना बताओ कि यहां इस एल्किल ग्रुप का कौन सा प्रभाव, प्लस आई। तो प्लस आई तो देख ही नहीं रहे अपन, अपना काम तो कुछ हो रही है, अब मत लगा देना प्लस आई इलेक्ट्रोमेरिक में। इसको चाहिए प्लस प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब माइनस वाले स्थान पर। ये लो चला गया, मान लो ऐसे कह दिया मैंने, तो यहां कैसा माइनस, यहां कैसा प्लस, अटैक कर देगा। ये लीजिए, अगर मान लो यहां न्यूक्लियोफाइल होता तो न्यूक्लियोफाइल भी रिएजेंट, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। कहां अटैक करता, ये प्लस वाले पे अटैक कर देता। इलेक्ट्रोफाइल तो माइनस वाले पे और न्यूक्लियोफाइल प्लस वाले पे। अरे जो भी बनता बना देते ना, RCHE और CH2NU बन गया प्रोडक्ट। अब इलेक्ट्रॉन तो अब भी खिसके हैं, इलेक्ट्रॉन तो अब भी खिसके हैं, डिस्प्लेसमेंट तो अब भी हुआ है, लेकिन इनको देख के हुआ है, इनको देख के कि तुझे क्या चाहिए। ये कह रहा है मुझे इस कार्बन पे जुड़ना है, अटैक करना है, तो इस कार्बन को कैसा लाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। ये कह रहा है मुझे इस कार्बन पे जुड़ना है, तो इस कार्बन को कैसा लाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कह दे मुझे इस पे जुड़ना है तो इस पे नेगेटिव, ये कहेगा मुझे इस पे जुड़ना है तो इस पे पॉजिटिव। कहने का मतलब है सारा काम इनके आधार पर डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या चाहते हैं। उस रिएजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये बच्चों अपना कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट भी और टेम्पोरेरी भी। उम्मीद है आपको सभी वीडियो अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज की, कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, सब बातों का अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। बस आपका जो काम है वो आप हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें बस, ताकि हमें थोड़ी मजबूती मिले, हम एक मजबूत स्तंभ खड़ा कर पाए।